वेलकम टू वेदा टेक यूट्यूब चैनल। आज के पॉडकास्ट का हमारा सब्जेक्ट है कि 10th स्टैंडर्ड के बाद पेरेंट्स का रोल स्टूडेंट्स के लाइफ में क्या है। इस चर्चा सत्र में मेरे साथ शामिल हुए हैं मनोहर सर एंड नीरज पांडे सर। पहला सवाल ये है कि 10th स्टैंडर्ड के बाद ये जो फेज है ये बच्चों के लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है? मेरे ख्याल में बच्चों ने 10th स्टैंडर्ड तक जो पढ़ाई की है वो उनके एजुकेशनल नॉलेज के लिए था। 10th के बाद जो हम स्टडीज़ करते हैं वो पूरी तरह से उनके जॉब, उनके करियर को लेकर है। और मेरे ख्याल में जब हम अगर 10, 15, 20, 25 साल पहले अगर जाएं तो हमारे वक्त में शायद ऑप्शंस थे सिर्फ कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है। लेकिन अभी के वक्त में मेरे ख्याल में ये जो चैलेंजेस है बच्चों की लाइफ में काफ़ी बढ़ गए हैं। नीट, JEE, CA, ये सारे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कॉमनली परसू किए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में हमारे वक्त में चैलेंजेस हमारे क्लासरूम तक थे। फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर, वहाँ तक हमारे चैलेंजेस थे। आज पूरे इंडिया के लेवल पर आ गए हैं। तो मेरे ख्याल में बच्चों को लेकर, पेरेंट्स को लेकर ज़रूर बहुत बड़ा बदलाव आता है 10th के बाद। और जो असल मायने में जो टसल है अपने करियर को लेकर, मेरे ख्याल में वो 10वीं के बाद आ जाता है। तो इस ये जो स्टेज है 10th स्टैंडर्ड एग्जाम होने के बाद, ये स्टेज पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम मिलते हैं कि कंफ्यूज बड़े रहते हैं कि करियर ऑप्शंस को लेकर। नीरज सर, आपका इस पे क्या राय है? कंफ्यूज होना तो बहुत जायज़ बात है। अगर बच्चों को हम 6 स्टैंडर्ड से उनके चॉइस के फील्ड में मोटिवेट नहीं करते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि 3 साल पहले एनईपी जो आया है 2021 वाला, यानी 20 में शायद, तो वो केयर कर रहा है कि बच्चे अपने चॉइस के फील्ड को 6, 7th या 8th स्टैंडर्ड से ही डाइवर्ट होना शुरू। स्पेशली स्टेट जो है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड, उसमें वो ज़्यादा डिफरेंशिएशन था नहीं। मेरे हिसाब से IGCSE वगैरह में, IB बोर्ड में है, बट स्टेट बोर्ड और CBSE में इतना डिफरेंस नहीं था। तो ये जायज़ है कि अगर हम बच्चों को स्टार्ट से ही उनके चॉइस के फील्ड, उनके थॉट के हिसाब से मोटिवेट या डायरेक्ट नहीं करते, डिवाइड नहीं करते हैं, तो 10th में कन्फ्यूजन आता है। और जायज़ है, हमारा बच्चा मेच्योर भी नहीं होता है। बट अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे देखोगे तो बच्चों का जो डिस्टिंक्शन है अबाउट देयर चॉइस स्टार्ट्स फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड। और हमारे यहाँ बच्चा 10वीं तक डिसाइड नहीं कर पाता है, और उसके जो आंसरेबल है हम ही है। हम इन द सेंस पेरेंट है, टीचर्स है, एजुकेशन सिस्टम है। क्योंकि जब बच्चा हमारा 10वीं में जाता है तो 16 साल का हो जाता है। और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनल लेवल पे 16 साल में बच्चा सिर्फ पढ़ाई नहीं, जॉब कर सकता है। लीगली अ चाइल्ड कैन वर्क फॉर 4 आवर्स अ डे इन मेनी डेवलप्ड कंट्रीज। तो हमारे सिस्टम में ये लाना ज़रूरी है। फिलहाल हमारे 10वीं में पड़ाव, जो आपने बोला, सर ने बताया, पहला पड़ाव इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है। लेकिन हमें लगता है कि ये थोड़ा 7th 8th में बच्चों को डिसीजन मेकिंग हो जाना चाहिए कि मैं जाऊँ कॉमर्स में, या मैं जाऊँ साइंस में, या मैं जाऊँ आर्ट्स में, या वट एवर। जो इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टेम होता है, स्टेम इज़ बेसिकली साइंस रिलेटेड फील्ड, जिसे हम कहते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। उसको स्टेम कहा जाता है। और दूसरा फील्ड होता है जो आप नॉन स्टेम फील्ड, जैसे आर्टिस्टिक फील्ड हुआ, कमर्शियल फील्ड हुआ। तो ये हमें कलेक्टिवली, पेरेंट को, टीचर को, एजुकेशन सिस्टम को ध्यान देना है कि 8वीं में बच्चा वो डिसीजन ले ले, क्योंकि 10वीं आते आते तक कभी कभी लेट हो जाता है। और आज आपने देखा होगा, शायद मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ उसके लिए सॉरी, बट आपने देखा होगा कि बच्चा पीयर प्रेशर में 10वीं में आके एडमिशन लेता है। कॉमर्स बहुत इजी है, साइंस डिफ़िकल्ट है, कॉमर्स सस्ता है, फीस कम है, साइंस महंगा है ना, तो ले लेता है। बाद में उसको पता चलता है भाई कॉमर्स में अकाउंट्स है, जो कभी पढ़ा ही नहीं लाइफ में उसने। इस पर एक चर्चा बनती है ज़रूर कि कहीं न कहीं सारे कोर्सेज़ जो हमारे 10th के बाद हैं, उनका जो कवरेज है या उनका जो इंक्लूज़न है हमारे स्टडीज़ में, एजुकेशन में, वो 10th तक हुआ नहीं। एक बच्चे को जहाँ पर बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का अच्छा खासा आइडिया है, वहीं पर अगर हम कॉमर्स या आर्ट्स की बात करें तो ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे 10th तक तो पूरी तरह इंक्लूड नहीं है। बीके पहली बार बच्चा देखता है जब वो 11th में जाता है। ओसी, इकोनॉमिक्स कुछ उसने खास सीखा नहीं है 10th में, 9th में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा बदलाव लाना ज़रूरी है। इसके ही साथ-साथ जैसे आपने कहा सर कि
बच्चों को गाइडेंस ठीक से मिलता नहीं है 7th में 8th में, इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार मेरे ख्याल से पेरेंट्स भी हैं। अगर पेरेंट्स अगर बच्चों को पहले से चैनलाइज करें कि बच्चों का जो भी इंटरेस्ट है, मेरे ख्याल में सबसे बच्चों की भावनाएं या बच्चों को पूरी तरह जानने वाले टीचर्स भी नहीं, खुद उनके पेरेंट्स। एक बच्चे का इंस्टिंक्ट जानने के लिए मेरे ख्याल से माँ से बड़ा कोई और दूसरा फिगर दुनिया में नहीं है। तो अगर पेरेंट्स ने अगर पहले से ही बच्चों का सारा जो इंटरेस्ट है वो देखा जाना और 7th 8th से अगर गाइडेंस देना शुरू किया, तो मेरे ख्याल में फिर ये जो डायलेमा जो है बच्चे का 10th के बाद का, वो शायद बहुत हद तक कम हो जाए। इसमें मैंने सर रिसेंटली ऐसा देखा है, बहुत सारे पेरेंट्स से बच्चों से बात करता है कि एक स्टूडेंट का इच्छा है कि मैं साइंस ले लूँ, लेकिन पेरेंट्स का बैकग्राउंड कॉमर्स है, तो पेरेंट्स उसको इंसिस्ट कर रहे हैं कि तू कॉमर्स ले ले, कॉमर्स में काफ़ी स्कोप है। और इसका उल्टा भी मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे की इच्छा है कि वो कॉमर्स ले ले, पर पेरेंट्स की इच्छा है कि वो साइंस बच्चा करे, बिकॉज साइंस में उनको लगता है ज़्यादा स्कोप है। तो इस फेज में मुझे लगता है एक पेरेंट कैसे बच्चे को अपने गाइड कर सकता है। इसका बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको दूंगा। ये इंडिया का, शायद हम अभी तक डेवलप्ड कंट्री नहीं है और अंडर डेवलपिंग है, तो ये एक हम इसको एक वीकनेस बताए या एक नेगेटिव शेड वाला पॉइंट बोले कि हमारे पेरेंट्स अपने सपने अपने बच्चों में जीते हैं। एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि भाई मैंने मेहनत किया, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरा बेटा बनेगा या मेरी बच्ची बनेगी। मैं इंजीनियर नहीं बन पाया तो, या दूसरा केस है कि हमारा जो डिसीजन है वो मनी माइंडेड होता है, इनकम माइंडेड होता है। हम एक मिडिल क्लास, मेजॉरिटी भी इंडिया में मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, तो हम सोचते हैं कि रोजी रोटी मिल जाए बच्चे को, जबकि सोच बदलना है। 800 साल पहले, 1000 साल पहले जब भारत था, तो भारत में पूरी कम्युनिटी थ्राइव करती थी एंटरप्रेन्योरशिप पे, और यहाँ पर हमारी सोच को बदल दिया गया कि भाई नौकरी करो, चाकरी करो, और कहावत हो गई नौकरी चाकरी फिर छोकरी, मतलब शादी, फिर सेटल हो जाओ। जबकि हमारे इंडिया का जो धड़कन है, जो जीन्स है, वो है कि हम एंटरप्रेन्योर हैं। हमारे एक एक विलेज, गांधी जी ने बताया था, अगर आपने गांधी जी के बारे में उनकी बुक्स में पढ़ा होगा, तो कि हमारा एक एक गांव सेल्फ सफिशिएंट था। तो ये जो अपने सपने अपने बच्चों में देखना ना, वो हमें छोड़ना पड़ेगा कि मैं मेहनत करके ही नहीं बन पाया, मैं स्ट्रगल करते रहा लाइफ लॉन्ग, लेकिन मेरा बच्चा डॉक्टर बन के अच्छा कमाई करेगा। कमाई प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, हॉबी, चॉइस, इंटरेस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और आप समाज को क्या रिटर्न देंगे वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ये हम बच्चों में इनकलकेट करते हैं, बोलते हैं बार बार, लेकिन फिर भी जो पेरेंट्स का चॉइस है वो सुपरसीड करता है, वो हमेशा सुपरसीड करेगा, बिकॉज दे आर द द डिसीजन मेकर्स इन द फैमिली, प्लस दे हैव टू पे द फीस। ओके, एंड एजुकेशन इज नॉट चीप। आगे भी इंडिया में एजुकेशन चीप नहीं रहने वाला है, वो क्लियर है, बिकॉज वी आर डेवलपिंग, एंड जिस हिसाब से देख रहे हैं हम ग्रोथ ऑफ द कंट्री, इट इज गोइंग टू बी कॉस्टलियर एंड कॉस्टली। अच्छा इनपुट दिया सर ने। इसमें आप ये कहना चाह रहे कि करियर का जो डिसीजन है उसका पूरा फ्रीडम स्टूडेंट को देना चाहिए, बच्चे को देना चाहिए, पेरेंट्स को उसका डिसीजन नहीं लेना चाहिए? जरूर, देखिए एक तरह से इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हुए कहूँगा, एक पतन की तरह है, ना ज़्यादा ढील दे और ना ज़्यादा पकड़ में रखे। इसका बैलेंस पेरेंट्स को समझ में आना चाहिए। रिगार्डिंग बच्चों के करियर का जो डिसीजन है, मेरे ख्याल में ये जो डिसीजन है 90% तो बच्चों पर छोड़ देना चाहिए। मेरे ख्याल में पेरेंट्स जो बच्चों को उनकी इच्छाओं के अनुसार बनवाना चाहते हैं, इससे पेरेंट्स जरूर खुश होंगे, लेकिन बच्चा तो खुश नहीं होगा। ये तो आप कहानी 3 इडियट्स वाली बोल रहे हैं। यस यूं समझिए आप। दूसरी बात जो सर ने जो अच्छे से कहा कि यस एजुकेशन इज नॉट फ्री, मेरे ख्याल में इसलिए ये चीप नहीं, बिकॉज जो स्कूल्स एंड जो कॉलेजेस हैं, मेरे ख्याल में ये 5 स्टार रिसोर्ट की तरह ज़्यादा बिहेव कर रहे हैं देन एन इंस्टीट्यूशन। बिजनेस ज़्यादा हो रहा है स्कूल्स में देन सर्विस। जो हमारे वक्त पे जो हमने देखा कि उतने फीस नहीं थे, इतना बिजनेस माइंडेड नहीं था। तो ये ज़रूर एजुकेशन तो चीप नहीं है। मेरे ख्याल से यही रीज़न है कहीं ना कहीं कि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चा गलत डिसीजन ना ले। बच्चों का 2-3 साल अगर वेस्ट हो जाए तो ना सिर्फ करियर में 2-3 साल का इम्पैक्ट आएगा, बल्कि फीस भी दोबारा भरना पड़ेगा। कहीं ना कहीं दिमाग में भी होता होगा। और ऑल इन ऑल ये कहूँगा कि यस, बच्चों का डिसीजन सबसे प्रायोरिटी पे रखा जाए, ना कि पेरेंट्स का अपना जो जैसे आपने कहा कि ड्रीम है जो बच्चों के थ्रू से पूरा किया जाए। जैसे आपने सर करियर चॉइस का यहाँ पर बात किया, अभी करियर चॉइस में बहुत बार मैंने देखा है कि एक स्टूडेंट और पेरेंट के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है। तो एज अ पेरेंट इसको कैसे हैंडल करना चाहिए, इस डिसएग्रीमेंट को? एक बात तो क्लियर है कि हम पेरेंट इसलिए हैं क्योंकि हम बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड है, हमने दुनिया ज़्यादा देखा है। पहले तो आप रेस्पेक्ट करो अपने पेरेंटहुड का,
You should respect कि you are a parent because you have given the birth to the child. At the same time आपको ये समझना है कि child is at this present moment, जो हमारे पेरेंट्स समझते थे वैसा नहीं है. हमारे पेरेंट्स समझते ये तो बेवकूफ़ है, तो गधा है, ये तो छोटा है, इसको क्या ही ज्ञान है. आज के पेरेंट को ये गिव अप करना पड़ेगा कि हमारा बच्चा बेवकूफ़ है, बिकॉज जितने मीन्स आपके बच्चे को समझदार बनने के हैं और नॉलेज लेने के, उतने मीन्स आपको नहीं थे. तो आप पहले उसको रेस्पेक्ट देना शुरू करो कि ही स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, ही कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ एंड ही कैन टेक डिसीजंस व्हिच विल हेल्प हिम. आप इम्पोज मत करिए. दूसरा, आप ये एनवायरनमेंट दीजिए, सराउंडिंग एनवायरनमेंट ऐसा रखिए कि वो गलत डिसीजन ना ले. आपको डर इसी बात का है ना कि गलत डिसीजन लेगा. मैं तो चाहता हूँ कि डॉक्टर बन जाए, हॉस्पिटल खोल ले, लेकिन ये बनेगा लॉयर, क्या मालूम क्या करेगा कोर्ट में जाके. तो आप ऐसा एनवायरनमेंट दीजिए कि वो डिसीजन उसका सही रहे. अगर वो लॉयर बनना चाहता है तो वो उसको मालूम होगा कि कितना मेहनत करना है, क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है. इंस्टेड ऑफ ही बिकम्स अ बैड डॉक्टर who is dangerous to the society, he becomes a good lawyer. So ये environment हमारे कंट्रोल में होना चाहिए एज अ पेरेंट, न कि डिसीजन हमारे कंट्रोल में होना चाहिए. काफी अच्छा पॉइंट सर ने कहा. पेरेंटिंग, मेरे ख्याल में पेरेंटिंग ये वर्ड ही अपने आप में नेगेटिव लगता है मुझे कई बार. मतलब a child wants someone to support him, not a bloody boss walking around in the house. हर बार वो किसी से मतलब डायरेक्शंस ले, ऐसा बच्चा बिल्कुल नहीं चाहता. आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया सर कि हमारे पास क्या प्रिविलेज है एज ए पेरेंट, व्हाट एडवांटेज डू वी हैव. बस यही कि हम हमारे बच्चे से 25-30 साल पहले यहाँ पर जन्मे हैं. इसके अलावा हमारे पास कोई प्रिविलेज नहीं है. हम कहते हैं दुनिया भर की हमें नॉलेज है, हजारों साल का हमारे पास ज्ञान है, ऐसा बिल्कुल सच नहीं है. सिर्फ यही प्रिविलेज है कि हम 25 साल पहले उससे पहले जन्मे हैं, हम ये ज्ञान उस पर थोपते हैं. तो ये बिल्कुल भी सही आपने एक बात कही. और ये आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा मुद्दा बताया, थोड़ा बताएंगे क्या आपने कहा था? यही कि अगर एनवायरनमेंट कंट्रोल करें हम बच्चे का, जैसे इसमें बहुत बड़ा रिसर्च है, आप गो थ्रू कर सकते हैं, पेरेंट और टीचर्स भी. जो आई थिंक पोलिश फैमिली है, पोल्स का फैमिली नाम है, पोल्सगर फैमिली, अभी नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा. आप डालोगे ना चेस चैंपियन पोलिश फैमिली, पोलैंड के वो लोग, तो आपको समझ में आएगा. तो ये जो हस्बैंड वाइफ थे, इनको चेस पसंद था, तो लोग मिले एक जगह पे. तो ऐसा कहा जाता है कि चेस एक ऐसा गेम है जिसको आपको बाय बर्थ नहीं होगा आपको, या बाय जीन्स होगा, बाय इंटेलिजेंस होगा. यू कैन नॉट कोच ग्रैंड मास्टर, ऐसा कहते थे. तो इन्होंने चैलेंज लिया कि नहीं, हम लोग ग्रैंड मास्टर्स बनाएंगे, चेस चैंपियंस बनाएंगे. एंड ये जो पोलिश फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ, उन्होंने शादी किया, उनकी 3 डॉटर्स आए, पैदा हुए. तो उन्होंने जब शादी किया, उन्होंने घर का माहौल पूरा चेस ओरिएंटेड रखा. दे वांटेड टू प्रूव द पॉइंट कि हम एक ग्रैंड मास्टर को बना सकते हैं, ऑन कॉन्ट्रारी टू द थॉट कि ये एक जेनेटिक प्रोसेस है, एक इंटेलेक्चुअल कर सकता है. हर कोई चेस ग्रैंड मास्टर है, वो फील्ड में नहीं जा सकता. तो इन्होंने जीरो से शुरुआत किया. पहली उनकी डॉटर जब पैदा हुई, इन्होंने पूरा घर का माहौल चेस ओरिएंटेड रखा, और धीरे धीरे टू द सरप्राइज एंड अनबिलीवेबल सर्कमस्टांसेस शी बिकेम ग्रैंड मास्टर. उसके बाद उनकी 3 डॉटर, तीनों थी, सब ने बहुत अच्छे लेवल पे चेस चैंपियंस बने. तो दे प्रूव द पॉइंट कि आप चैंपियंस को क्रिएट कर सकते हो. आपको सिर्फ क्या कंट्रोल करना है या क्या देना उनको, वैसा एनवायरनमेंट देना है. सो दिस इज व्हाट आई बिलीव कि आप बच्चे को अगर डॉक्टर भी बनाना चाहते हो, वैसा माहौल दीजिए. आप बच्चे को टफ से टफ एग्जाम पास करवाना चाहते हो, और सॉरी टू से दैट, बट थोड़ा फन में लीजिएगा. घर पे आपके बुआ मासी हर दिन आते जाते रहते हैं, बच्चे को एक स्टडी रूम नहीं है, एक सेपरेट रूम नहीं है, उसके लिए एक लेजर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि JEE क्रैक करे. वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम है, उसके हिसाब से आपको एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, एटलीस्ट एक स्टडी टेबल देना पड़ेगा, एक सेपरेट जगह देना पड़ेगा उसको फोकस करने के लिए, उसको एक लेजर टाइम देना पड़ेगा कि वो थोड़ा रिलैक्स हो सके. ये सब इंडिया के लिए फ़िलहाल के लिए ऐसा लगता है नॉवल कॉन्सेप्ट है. अरे सर, 1 BHK में क्या स्टडी रूम, 2 BHK में क्या स्टडी रूम, लेकिन एक कॉर्नर भी अगर उसको मिल जाए डेडिकेटेड, कि नहीं बच्चा वहाँ पे मालूम है बच्चे को उसका जगह है वो, तो आप चैंपियंस क्रिएट कर सकते हो. चेस की बात करें अगर, तो एक बात तो तथ्य है कि इंडिया में अभी तक जितने भी चेस प्लेयर्स आए मेरे ख्याल में, वो सारे साउथ से आए हैं. अगर आप देखें, अभी अर्जुन एरगेसी लगभग, जिसने, हाँ, मुकेश है, विश्वनाथन आनंद है, ये सारे के सारे प्लेयर्स न जाने वहाँ से कैसे आ रहे हैं. तो ये कहीं ना कहीं शायद एक बायस ओपिनियन भी हो सकता है कि
साउथ इंडिया में इसलिए चेस ज़्यादा चलता है, ज़्यादा प्लेयर्स वहाँ के आ रहे हैं बिकॉज़ शायद वो जेनेटिकली थोड़े हमसे स्ट्रॉन्ग हैं। ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, ऐसा नहीं है, बिकॉज द जीन पूल में अभी वो साइंटिस्ट ही बता सकते हैं, बट ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। हाँ, एनवायरनमेंट, अगर आप सोचो, एनवायरनमेंट एक्ट्स वहाँ पे वो ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि मैक्सिमम बंगालीज, अभी भी आप देख लो तो सिंगर से लेके म्यूजिशियन और जो आपके हैं वो ज़्यादातर बंगालीज हैं, इवन इन बॉलीवुड। उसका रीज़न क्या है कि बंगाली फैमिली कभी भी सिर्फ एजुकेशन पे फोकस नहीं करती है, एक और स्किल पे फोकस करते हैं हमेशा। ये वो कल्चर में है। आई हैड द प्रिविलेज ऑफ मीटिंग वन ऑफ माई बंगाली फ्रेंड्स, मेरे हैं फ्रेंड्स, तो बोलते हैं कि उनके यहाँ 12 महीने का सैलरी, अगर कोई जॉब करता है तो उसमें से 11 महीने का ही सैलरी काउंट होता है, क्योंकि जो 12वें महीने का सैलरी है, या फिर हर महीने कुछ निकाल के वो लोग एक महीना उनको घूमना ही है। दिस इज़ व्हाट दे हैव डेवलप्ड। तो ये एनवायरनमेंट हुआ ना, कि आपको दुनिया देखना है, बाहर जाना है, अंडरस्टैंड करना है, कल्चर समझना है। ये पूरे इंडिया में होना चाहिए, पैन इंडिया। तो जैसे आपने बोला कि चेस में आपको ये लग रहा है, वैसे वहाँ पे आप देखेंगे मैक्सिमम इंडिया में नोबेल लॉरिएट कहाँ से आए हैं। उसका रीज़न यही है कि दे डू नॉट फोकस ओनली ऑन एडुकेशन बट सर्टन मोर स्किल्स। अभी आर डी बर्मन साहब को कौन नहीं जानता है, किशोर कुमार को कौन नहीं जानता है, ये सब बंगाली है। जिस तरह से फोक सिंगर्स मेरे ख्याल से राजस्थान में पाए गए हैं, यस, ऑलमोस्ट ऑल द फोक सिंगर्स राजस्थान से आते हैं। क्योंकि वो एनवायरनमेंट हो, कल्चर वैसा डेवलप किया है। तो rather than saying कि जेनेटिक है, say that it is inculcated behavior, एनवायरनमेंट एनफोर्स किया गया विदाउट नोइंग द चाइल्ड। अब अगर एक फैमिली में फुटबॉलर है, दो तीन, और बच्चा पैदा होता है और देखता है कि हर दिन सुबह जाकर कोई फुटबॉल खेल रहा है, उनके साथ टैग अलॉन्ग हो जाता है, तो फुटबॉलर बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। सेम विथ क्रिकेट। हमारे इंडिया में, मुंबई में आप गली क्रिकेट खेलते रहते हैं लोग, तो नेचुरल है कि अच्छे क्रिकेटर नहीं है। रोहित शर्मा इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। ही वॉज अ गली क्रिकेट। अगर आपने उनका भी इंटरव्यू देखा होगा कि वो, उनको कोई 11-11 रुपए दे के सोसाइटी वाले ले जाते थे खेलने के लिए। सो ये एक तरह से एनवायरनमेंट सुपरसीड्स योर genes or anything, any other things. In short, we can say practice makes man perfect. Yes, perfect. And women also. अभी 10th के बाद जैसे बच्चे बड़े एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करते हुए हम नजर आते हैं। कोई नीट करता है, कोई जे करता है, कोई CA/CS का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करता है, कोई NDA करता है। हमने देखा है कि 10th स्टैंडर्ड तक जो पेरेंट्स है काफी उनका जो एकेडमिक्स है क्लोजली मॉनिटर करते हैं। Yes. अभी 10th स्टैंडर्ड के बाद सेम चीज पेरेंट्स को आने वाले प्रिपरेशंस में करना चाहिए, क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। Yes. तो आपका इस पे क्या टेक है? मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मॉनिटर ना करने का रीजन ये भी हो सकता है कि पेरेंट को मे बी एकेडमिकली हेल्प करना बच्चों को जहाँ तक 10th तक पॉसिबल होता है, वो थोड़ा सा उनके समझ के बाहर हो जाता है। बिकॉज नीट या JEE या अगर CSCA आप जो कह रहे हैं, अगर पेरेंट्स ने अगर खुद किया हो, अगर उस फील्ड में है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स शायद कंफर्टेबल है उनको सिखाने के लिए, उनको एक गाइडेंस देने के लिए। तो मेरे ख्याल में सारे पेरेंट्स इस तरह से गाइड नहीं करते, ये कहना शायद गलत होगा। अब भी मेरे मतलब कनेक्शन में ऐसे कुछ बच्चे हैं जो अभी CA कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स खुद CA हैं या डॉक्टर्स हैं, पेरेंट्स खुद डॉक्टर्स हैं। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल मोटिवेशन सब होता है। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से हेल्पलेसनेस है पेरेंट्स को लेकर इन सब चीज़ों का, जिसके चलते वो थोड़ा गाइड नहीं कर पाते। मेरा थॉट थोड़ा डिफरेंट है इसमें। मेरा कहना ये है कि अगर डॉक्टर भी हो, तो ज़रूरी नहीं है कि यू विल बी अ गुड गाइड टू योर चाइल्ड, बिकॉज हर चाइल्ड अलग है, जैसा मैंने बोला। सेम वे इफ यू आर एन इंजीनियर, यू थिंक कि मैं उसको गाइड कर सकता हूँ, बिकॉज चैलेंजेस बदल गए हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई है, टेक्निक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पहले जो आप सिविल इंजीनियर फॉर एग्जांपल, तो आप ब्रिजेस बनाते थे, जो टेक्निक्स है आज वो पूरी बदल चुकी है। पहले बिल्डिंग्स बनाते थे, आपको मालूम है, मोटर एंड ब्रिक यूज़ करते थे, ब्रिक्स एंड सीमेंट। आज तो पूरे ब्लॉक्स आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो इट्स अ काइंड ऑफ एरोगेंस और ईगो कि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं अपने बेटे को, बेटी को अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। वो गलत है। लीव दैट टू एक्सपर्ट्स। आपको क्या करना है? मॉनिटर करना है। जैसे मैंने बोला कि आपको एनवायरनमेंट में, क्या मेरा बच्चा कंफर्टेबल है, मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, मैंने कोई टीचर लगाया है, कोई क्लास स्कूल कॉलेज में डाला है, क्या बच्चा वहाँ कंफर्टेबल है, क्या बच्चा उससे बेस्ट ले पा रहा है, इस पे हमें फोकस करना चाहिए, रादर देन गेटिंग इनटू द टेक्निकल थिंग्स। कि लाइक तेरा इंटीग्रेशन वीक है, लेट मी टीच यू। कैलकुलस वीक है, डू यू थिंक कैलकुलस जो इंजीनियर होने के बाद भी, क्योंकि उनका एक्सपर्टीज अलग हो गया, नाउ दे आर डूइंग जॉब और मे बी दे आर डूइंग बिजनेस, उनका एक्सपर्टीज अलग है।
8वीं 9वीं 10वीं तक ठीक है, you could have helped them, Yes. but beyond that when you're going for professional career and courses, leave this to the experts. मेरे ख्याल से इसमें एक और एक पॉइंट होना चाहिए कि पेरेंट्स शायद जो 10th तक बच्चे जो हैं उनको गाइड करने में इसलिए ज़्यादा मतलब अग्रेसर होते हैं क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। एक बार बच्चा 18-19 ईयर्स के बाद अगर हो, उसके बाद अगर ओवर इंक्लूजन होना या ओवर बच्चों के लाइफ में अगर दखलंदाजी करना, मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं उस एज में गलत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं फ्रीडम बच्चों को आफ्टर 10 आफ्टर 12 मिलना भी ज़रूरी है। ये भी रीज़न हो सकता है कि पेरेंट्स शायद ज़्यादा इंक्लूसिविटी दिखाते नहीं बच्चों के एजुकेशन में आगे चलकर। अभी आजकल देखो कि करियर ऑप्शंस इतने नए हैं जिसका ना पेरेंट्स को ना स्टूडेंट्स को अवेयरनेस है, चाहे वो एआई हो, डिज़ाइन हो, एवन बिजनेसेस में भी बहुत सारे ऑप्शंस है। तो अगर हमें इनका अवेयरनेस बढ़ाना है और उसके साथ साथ फाइनेंशियल बजटिंग भी करना पड़ता है। अगर एमबीबीएस करना है तो आज के टाइम पे वी नो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस छोड़े तो प्राइवेट कॉलेजेस से एमबीबीएस करना बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग या ये करियर डिसीजन हो नए फील्ड्स का, उसको पेरेंट या बच्चा मिलके कैसे एक्सप्लोर करना चाहिए? मेरे ख्याल में तरह तरह के एसआईपीज इन्वेस्टमेंट एक बच्चे को लेकर पेरेंट्स को कई साल पहले से ही प्लान करना जरूरी है। आगे चलकर मेरे ख्याल से इन सभी फील्ड में जो फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है, जो फीस है जिसे कहते हैं, शायद और बढ़ेगा ऑफ कोर्स, नो डाउट। बच्चे के इंटरेस्ट को लेकर, उनके एप्टीट्यूड को लेकर अगर हम पहले से ही 10-15 साल पहले या मे बी 4-5 साल पहले से अगर हम प्लान करना शुरू करें तो ये संभव है। इसके अलावा एजुकेशन लोन एंड ऑल तो ऑफ कोर्स उपलब्ध है ही। अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड अगर आपका थोड़ा सा वीक है तो मेरे ख्याल में अगर बच्चा भी अगर इंटरेस्टेड है कुछ ऐसा कोर्स करने में जहाँ पर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट उतना ज़्यादा नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी। लेकिन जहाँ पर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल में फिर वहाँ पर 4-5 साल पहले से प्लान करना ज़रूरी है। वरना ये जो मुसीबत है वो तो पेरेंट पर होंगी, और कई सारे पेरेंट्स पर ये मुसीबत आई है। इसके चलते शायद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन, एजुकेशन लोन लेकर पेरेंट्स ने बच्चों की पढ़ाई पूरी की है। हालांकि पढ़ाई में मेरे ख्याल में जहाँ पे जो व्यूज़ आते हैं पेरेंट्स के आते हैं, हम सब जानते हैं कि पैसा जितना भी लगे इट्स ओके, बिकॉज ये बच्चों के लिए नॉलेज देता है, बच्चों का नॉलेज बढ़ता है, बच्चों का करियर बनता है। तो नो अमाउंट ऑफ मनी इज एज बिग एज द नॉलेज दैट ही गेट्स। फिर भी मेरे ख्याल में जो पहले से प्री प्लान करना ये सबसे सही डिसीजन होगा। करियर डिसीजन जैसे सर ने बताया, देखो एक चीज़ तो है, इंडिया ग्रोइंग है और इंडिया डेवलप होने वाला है। 2050 का टारगेट है एज पर गवर्नमेंट, 2047 का। तो एक चीज़ तो मैं पेरेंट्स और बच्चों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि द मीन्स दैट दे आर गोइंग टू गेट, कि आपको अगर डॉक्टर बनना चाहते हो, भले आप गरीब हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। इतने मीन्स तो इंडिया में हो जाएंगे, बिकॉज इंडिया इज डेवलपिंग एंड इंडिया हैज़ रिसोर्सेस। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज गोइंग फॉर कैट एग्ज़ाम, कॉमन एडमिशन टेस्ट जो आईएम्स के लिए होता है, तो वहाँ पे हमारे सर ने क्लियर बोला था कि अगर, क्योंकि उसका फीस हाई होता है, अभी भी हाई है, तो उनके प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, अभी भी आप ऑनलाइन देख सकते हो, कि अगर बच्चे ने क्वालिफाई किया है कैट, तो कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लोन मिलना। लोन मिल जाएगा, मतलब आप फीस की वजह से आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। दिस इज़ अ गारंटी गिवन बाय बिग इंस्टीट्यूट्स, बिग कॉलेजेस। तो यहाँ भी ये सही है कि अगर आपने गवर्नमेंट सीट्स निकाला है, गवर्नमेंट अगर आपने एंट्रेंस पास किया है, तो आपका जो माली हालत है, इकोनॉमिक कंडीशन मैटर नहीं करेगा। देयर विल बी सो मेनी सोर्सेस, देयर आर एनजीओज हु विल सपोर्ट यू। सो ये माइंड से निकल, लेकिन कंडीशन वही, यू हैव टू बी द बेस्ट ऑफ द लॉट। आप अगर कहीं रीजनेबल हो और नीचे हो तब डिफिकल्टी होगी, बट स्टिल आपको जो बनना है उसमें बनने में पूरा इकोनॉमिक सिस्टम, पूरा गवर्नमेंट आपको मदद ज़रूर करेगा। लोन इज़ वन ऑफ द वे, जो थोड़ा ट्रिकी है, बट वो है। यस। अभी एक आखिरी क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है आप दोनों के लिए, आपकी तरफ से एक गोल्डन एडवाइस उन पेरेंट्स के लिए जिन्होंने अभी उनके बच्चे ने 10th पास किया है, वन गोल्डन एडवाइस। वन गोल्डन एडवाइस थोड़ा मुश्किल है बताना, बट थोड़ा सा बैकग्राउंड से डिस्कस करते हैं कि यस, मेरे ख्याल में पेरेंटिंग अभी के वक्त में थोड़ा डिफिकल्ट हुआ है। हमारे वक्त पे शायद वो चैलेंजेस नहीं थे पेरेंट्स को जितना अभी है। जैसे इसमें अगर हम बात करें, एक तो स्क्रीन टाइम बच्चों का आ गया, डिजिटल जो है उसमें तो काफ़ी मुसीबत ही आ गई ऑफ कोर्स। दूसरा मेरे ख्याल से जो सिलेबस का जो चेंज है, हमने जो बचपन में सीखा शायद अभी हम हमारे बच्चों को उतना ठीक से सिखा नहीं पाए। बिकॉज सिलेबस का जो चेंज है, जैसे मैंने जब
7th या 8th तक मैंने पढ़ा कि प्लूटो वाज ए प्लैनेट। फिर अचानक से जब मैं 10th में पहुंचता हूँ तो पता चलता है कि इट इज नो मोर अ प्लैनेट। तो सिलेबस का चेंज एक अगला जो मेरे ख्याल से चैलेंज है। जैसे हमने डिस्कस किया फीस को लेकर एक अगला चैलेंज है। तो यस, पेरेंटिंग आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल हो गया है। हमारे वक्त पे हमारे माँ-बाप जब स्कूल जाते और शिकायत करते कि टीचर शिकायत करती कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, तो आंसर आता था कि मारो पीटो उसको, चलेगा, कोई बात नहीं, अब ये बच्चा आपका है, जो करना है कर लो, हम कुछ पूछेंगे नहीं। अभी हमारे वक्त में जब भी हम एज ए टीचर जब पेरेंट्स को कहते कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, तो वहां से जवाब आता है इसलिए तो हम आपके पास भेजते हैं। तो ये डिफरेंस है। हमने शायद पेरेंट्स से जिद की है कि खाना नहीं खाऊंगा, मुझे चॉकलेट दो, हमने चॉकलेट के लिए जिद की है, और मिला है नहीं मिला है वो अलग मुद्दा है। आज के ज़माने में बच्चे जिद करते हैं कि खाना नहीं खाएंगे, हमें आईफोन प्रो 5 जो भी है वो सब दे दो, 15 प्रो दे दो, और वो उनको मिल भी जाता है। तो मेरे ख्याल में पेरेंटिंग बड़ा मुश्किल हो गया आज के ज़माने में। एक जो सिंपल एडवाइस, सिंगल एडवाइस जो दूंगा वही होगा कि यू हैव टू लिसन टू योर चाइल्ड। कई बार पेरेंट्स आए मुझसे बात करने, मुझसे कहते हैं कि बच्चा मेरी सुनता नहीं है। उन पेरेंट्स से जब बात करता हूं तो समझ में आता है कि पेरेंट्स दरअसल बच्चे को 20-30 मिनट भी दिन में देते नहीं है। जब आप बच्चों की नहीं सुनते हैं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इन रिवर्स कि बच्चा आपकी सुनेगा। तो सिंपल सी बात है, पहले आप बच्चे की सुने। और अगर आपको लगता है कि आपका भी इन्वॉल्वमेंट या आपका भी अगर मोबाइल का यूज अगर बहुत ज्यादा है जिसके चलते डिस्ट्रैक्शन नहीं कह सकते, आपका ध्यान अगर बच्चों पर नहीं है, तो इसका अपने इनिशिएटिव लेना चाहिए। अब मोबाइल से छुटकारा पाना मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल तो नहीं है। आप छोटे छोटे रूल्स कर सकते हैं, जैसे नो मोबाइल फोन एट डाइनिंग टेबल, जैसे नो मोबाइल फोन का यूज बिफोर स्लीप, या आप कुछ बोर्ड गेम्स लेके आ सकते हैं जैसे हम बचपन में खेलते थे। तो ये सारे छोटे छोटे चेंजेस हैं। मेरे ख्याल से यू कैन सेट द एग्जाम्पल। आप खुद मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करके बच्चों से बात कीजिए, उनके प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कीजिए। मेरे ख्याल से गुस्से से ज्यादा गाइडेंस की बच्चों की जरूरत है। अगर कोई बच्चा अगर आता है, कोई चलो मान लो कि लेट अस से कि स्कूल में उसका अगर किसी से झगड़ा होता है, उसको बिना पूछे मारे बगैर उससे पूछना कि क्या रीजन था, आपको क्यों गुस्सा आया, फिर उसके ऊपर कोई इलाज निकालना या उसको प्यार से बातें करना, मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है आज के इस वक्त में। ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि पेरेंटिंग फेल हो रहा है, पेरेंट्स फेल हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं चैलेंज ये तो होता जा रहा है जिसको एड्रेस करना हमारे पेरेंट को जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि यस, एक जो गोल्डन एडवाइस इट इज दिस कि बच्चों की आपको सुनना जरूरी है। ओके, सो सर ने बहुत अच्छी पॉइंट रखी। गुस्से से ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है। पहला मेरी तरफ से तो यही है कि टुडेज मोर सो, आज के जनरेशन में पेरेंटिंग इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ आवर पेरेंट्स। आई टेक द लिबर्टी ऑफ सेइंग कि इट वाज वन वे पेरेंटिंग। जैसे सर ने बोला चॉकलेट की लिए जिद करते थे, तो पहला मिले ना मिले पहले झापड़ तो मिलता था या डांट तो मिलती थी, है ना। आज ऐसा नहीं रहा, आज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। इसका मतलब है कि आप अगर बच्चे को देना चाहते हो या बच्चा डिमांड करता है, तो आपको भी कुछ इन रिटर्न उनसे डिमांड करना है, इन अ गुड वे, इन अ गुड फेथ। तो इसमें आप एक तरह से गाइड भी बनोगे और बच्चा आपका सुनेगा भी और समझेगा भी कि पापा मेरी बात सुनते हैं, मैं भी सुनी, मम्मी मेरी बात सुनती है। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। यही गोल्डन रूल मेरे हिसाब से, गोल्डन एडवाइस है। डू नॉट कंसिडर योर चाइल्ड एज अ एंटिटी और अ थिंग, इंस्टेड कंसिडर हिम एज a symbiotic two-way relationship where we both will understand each other and grow. Thank you, Sunil sir, for inviting us Yes, thank to you, this sir. podcast. Thanks a lot. Yeah. Thank you so much, Manohar sir and Neeraj sir. And thank you so much everyone for watching this podcast. आपको ये पॉडकास्ट कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक चाहिए कि जिसके ऊपर हम अपने व्यूज़ रखें, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन।